हाँ भाई बच्चों, सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बताओ भाई, क्या सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? मैं प्रॉपर दिखाई एंड सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं प्रॉपर दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? हाँ, बताइए। एक मिनट, बस एक सेकंड बच्चों, सेटिंग कर दें, पीपीटी लगा दें। हाँ, तो कैसे हाल है सब बच्चों के? पढ़ाई लिखाई चल रही है? ओके, पढ़ाई लिखाई चल रही है सभी बच्चों की? अच्छी चल रही है? गुड। तो भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि अब आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स कल स्टार्ट हुआ है और कल इसकी पहली क्लास हुई थी। कल इसकी पहली क्लास हुई है। हाँ, यस, लेक्चर नंबर 2। ठीक है। बस अब आप लोग रेडी? अब बताओ, देखो, अब बात करते हैं आपसे। देखो यार बच्चों, सभी बच्चों को कल हम लोगों ने बताया था कि भाई थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और थर्मोडायनेमिक्स के मैंने रूल्स ऑफ रेगुलेशन पढ़ाए थे कि जब तक थर्मोडायनेमिक्स चले तब तक आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको डेली रिवाइज करके आएंगे। डेली रिवाइज करके आएंगे। तो जरा पहले तो ये मुझे बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिवाइज करके आए हैं? जो रिवाइज करके आए। एक्चुअल में अभी मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो छोटी स्क्रीन पे चल रहा है, बड़ी स्क्रीन अभी ऑन की है, तो छोटी स्क्रीन पे थोड़ा दिखते कम है। हाँ, यस, मैं करके आया हूँ, मैं करके आया हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सर, डन सर, डन सर। ठीक है। गुड 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 गुड। हाँ, अब आ गया। बस, वेरी गुड, बहुत सही, रिवाइज करके आया। यस, हाँ, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। पहली बात, मैंने आपसे कहा था कि क्यूमुलेटिव टेस्ट लेंगे, ध्यान है आपको? मैंने आपसे बोला था कि क्यूमुलेटिव टेस्ट लेंगे। तो एक क्यूमुलेटिव टेस्ट की डेट बता देता हूं, आप खूब आराम से प्रिपरेशन करो। मेजर टेस्ट लेंगे, बड़ा टेस्ट लेंगे, अच्छा टेस्ट लेंगे। तो देखो, आपको बताता हूं, जो टेस्ट होगा 10 अगस्त वाला, 3 अगस्त का टेस्ट बन चुका है और वो जा चुका है, क्योंकि टेस्ट जो है 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले बन जाता है ना? टेस्ट एक, जैसे मान लो आज क्या चल रहा है, आज ट्यूसडे है, तो इस संडे का टेस्ट तो पहले ही जा चुका होगा, पिछले संडे। अब जो टेस्ट बनना होगा वो अगले संडे को बनना होगा, मतलब 10 अगस्त वाला बनना होगा, क्योंकि थोड़ा एडवांस रहना पड़ता है, जैसे दिक्कत ना आने पाए, बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आने पाए। तो जो 10 अगस्त का टेस्ट होगा वो कुमुलेटिव टेस्ट होगा। उसका सिलेबस जो होगा उसमें मैं 3 चैप्टर का टेस्ट लूंगा, उसमें 3 चैप्टर का टेस्ट होगा, कुमुलेटिव टेस्ट होगा। पहला होगा मोल कॉन्सेप्ट, जिसके क्वेश्चन आएंगे 10। दूसरा होगा लिक्विड सॉल्यूशन, मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं कितने आएंगे, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन डाल रहा हूं, इसके आएंगे 15। तीसरा होगा केमिकल काइनेटिक्स, और बच्चों केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे 25, ऐसे। और ये किसका किसका होगा? मंथन 1 एंड 2 दोनों का होगा कंबाइंड। अब दोनों के कंबाइंड टेस्ट होंगे 10 तारीख के बाद से। जो मंथन 1 का टेस्ट होगा वही मंथन 2 का होगा, वही मंथन 2 का होगा। आप आराम से तैयारी करो, आज 30 जुलाई है,
आपको पूरे में 12 दिन दे रहा हूं, 10-11 दिन दे रहा हूं। मोल कॉन्सेप्ट से 10, लिक्विड सोल्यूशन से 15, केमिकल काइनेटिक्स से 25। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके 2 क्युमुलेटिव टेस्ट लूं लगातार, 10 वाला भी और आगे वाला भी। 1 मिनट रुक जाना यार, है ना। आप आराम से प्रिपरेशन करो, आप मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन लगाओ, लिक्विड सोल्यूशन को रिवाइज करो, लिक्विड सोल्यूशन के कुछ क्वेश्चन लगाइए, केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज करिए, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन लगाइए। 10 अगस्त को लूंगा, दोनों बैचों में होगा। मंथन 1.0 मंथन 2.0 का कंबाइंड सिलेबस है, कंबाइंड टेस्ट है। और इसकी आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, नोट, जिन बच्चों के 42 क्वेश्चन से ज्यादा सही होंगे या बराबर सही होंगे, मतलब 42 से लेके 45 क्वेश्चन सही होंगे, उन सभी बच्चों को 21 रुपए का इनाम मिलेगा। और जिन बच्चों के 40 से 42 सही होंगे उनको 11 रुपए का मिलेगा। और जिन बच्चों के, ठीक है, 25 क्वेश्चन से कम सही होंगे, जिन बच्चों के 25 क्वेश्चन से कम सही होंगे, उन सब बच्चों को मुझे 5 रुपए देना होगा। तैयार हो? डील डन। तैयार हो सारे बच्चे? बताओ भाई, तैयार हो सब लोग? और ये सारे पैसे आपका यदि नीट में सिलेक्शन हो जाता है, यदि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है, तो इन सभी पैसों में 50 का मल्टीप्लाई करके आपको सिलेक्शन वाले दिन दिया जाएगा। और यदि सिलेक्शन से पहले लेना चाहते हो तो ऐसे ही ले लो, मतलब जितने आपके होते हैं उतने ले लो, जब मैं मिल जाऊं कहीं पर भी। रेडी हो सब लोग? हाँ, फिजिक्स और बायोलॉजी का भी क्युमुलेटिव होगा। 1 मिनट यार बच्चों, फिजिक्स और बायोलॉजी का भी क्युमुलेटिव होगा। फिजिक्स और बायोलॉजी का भी क्युमुलेटिव होगा। घर का एड्रेस नहीं देंगे, एक बच्चे कह रहे सर घर का एड्रेस दे दो। +5 भी इंक्लूड करो। नहीं 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 प्रिंस, आप +5 पे क्यों जा रहे हो यार? 11 और 21 पे जाओ ना, +5 क्यों जा रहे हो? और देखो, ईमानदारी दोनों तरफ से चलनी चाहिए, ये भी मुझे दिया करो। आप लोग क्या है, ले लेते हो देते नहीं हो, बहुत बदमाश हो यार। ये वाले बच्चे हमें मिलते ही नहीं है कभी, या तो ये वाले मिलते हैं या ये वाले मिलते हैं। ये वाले कहां पाए जाते हैं? ये वाले मिलते ही नहीं है। हाँ, ये वाले मिलते ही नहीं है। अच्छा, एक बच्चे कह रहा है सर काका देव कानपुर में सर का घर है। कानपुर में मेरा घर वो वाला है, बचपन वाला मतलब जहां लोग पैदा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो मेरा कानपुर का घर है। मैं कानपुर में पैदा हुआ हूं, कानपुर में मैंने पढ़ाई की है, मगर मैं पिछले कम से कम कुछ नहीं तो 22 साल, तो 20 साल से बाहर हूं। क्योंकि मुझे 21-22 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें से 1-2 साल मैंने कानपुर पढ़ाया है शुरुआत में, तो 20 साल 21 साल से मैं बाहर हूं। तो वहां तो मैं जाता हूं, मेरा घर है। तो जब होली होती है, दिवाली होती है, और फेस्टिवल होते हैं, या कोई फंक्शन है या कुछ और है, तब मैं जाता हूं। बाकी हाँ, एक लगाव है क्योंकि बचपन वहीं गलियों में घूमा है ना भाई। देखो, बचपन जहां आपका बीतता है तो वहां आपके थोड़े कुछ वैसे भी दोस्त होते हैं जो बचपन वाले दोस्त होते हैं, ठीक है। तो एक अपना लगाव तो रहता ही है थोड़ा बहुत। हाँ, कानपुर में बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। अच्छा बताओ, कितने बच्चे कानपुर से हैं? कानपुर वाले बच्चे हाथ खड़ा करें। इस बार जब मैं आऊंगा तो बैच में बता के आऊंगा कि चलो मैं कानपुर घर जा रहा हूं, आप लोग वहां पे आके मिलो।
पार्टी करते हैं आपकी वहां पे। ओके। हाँ, कानपुर, कानपुर के एनसीआर से कितने बच्चे हैं? हाँ, तो जब उड़ीसा होऊंगा तो उड़ीसा बता दूंगा, जब उड़ीसा होऊंगा तो उड़ीसा बता दूंगा। देखो, कानपुर लखनऊ ये सब अगल बगल है। कानपुर से लखनऊ पहुंचने, लखनऊ से कानपुर पहुंचने में 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। हाँ, कन्नौज वही है, 80-90 किलोमीटर है। प्रयागराज, अच्छा। हाँ, यूपी, सीवान, गोंडा, बस्ती, पटना, लखनऊ, एमपी, गोरखपुर, वेस्ट बंगाल, जयपुर। सॉरी यार, मेरी हालत खराब हो रही है, सॉरी। सॉरी। अब पढ़ाते हैं यार। एक्चुअल में क्या है, मौसम ये तो बहुत तेजी से चेंज हो गया ना, तो मुझे एलर्जी है, कोल्ड हो जाता है, वो बहुत तगड़ा होता है। अब जैसे क्या है, आजकल क्या हो रहा है, सुबह बारिश हो रही है, फिर उमस हो रही है, फिर बारिश हो रही है, फिर उमस हो रही है, तो इतना ज्यादा चेंज होता है मौसम में। कोई नहीं, अच्छा आ जाओ। ओ भाई, सॉरी। हाँ, चलो आ जाओ सब लोग, टीएसडी के लिए तैयार हो जाओ। आपकी स्क्रीन पे टीएसडी आने वाले हैं। आपने थर्मोडाइनमिक्स अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो टीएसडी आने वाले हैं, ठीक है। ये सिलेबस नोट कर लो, 10 तारीख वाला। सारे बच्चे 10 तारीख का सिलेबस नोट कर लें। तो आपकी स्क्रीन पे टीएसडी आने वाले हैं, ये जो हम लोग आज पढ़ाएंगे, और ये आपका टेस्ट, लास्ट लेक्चर का टेस्ट। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे, है ना। ये आया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी बताओ। 3 क्वेश्चन टीएसडी में लूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताओ। 1 mole gas expanded to 2 liter to 10 liter volume at constant temperature 300 Kelvin in a closed container at 1 atmospheric pressure. Select system. सिस्टम कौन है? सिस्टम हमारा क्लोज कंटेनर है, सिस्टम हमारा वॉल्यूम है, सिस्टम हमारा प्रेशर है, सिस्टम हमारा गैस है। सिस्टम क्या होता है मैंने कल डिफिनीशन पढ़ाई है। सिस्टम क्या होता है मैंने कल डिफिनीशन पढ़ाई है। यूनिवर्सल स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच अंडरगो इन्वेस्टिगेशन। मतलब यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पोर्शन जिसकी कोई प्रॉपर्टी को हम कैलकुलेट करते हैं, जिसकी कोई प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन करते हैं, या जिसके बारे में हम बताते हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को हम सराउंडिंग कहते हैं। तो भाई किस गैस के बारे में बता रहे हो आप? गैस के बारे में बता रहे हो कि गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो गैस का प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो यहां पे सिस्टम कौन है? गैस है। यहां पे सिस्टम कौन है? गैस। अच्छा, अब टीएसडी नंबर 2। टीएसडी नंबर 2 बताओ। ह्यूमन बॉडी किस तरह का सिस्टम है? ह्यूमन बॉडी इज एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। किस तरह का सिस्टम है ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी इज ए सिस्टम ऑफ, हम तुम किस तरह का सिस्टम है? ओपन सिस्टम है हम तुम,
क्लोज सिस्टम है हम तुम, बताइए। ह्यूमन बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, कैसा सिस्टम। अब ह्यूमन बॉडी कैसा सिस्टम होगी सोचो। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है, ना तो मास का ना एनर्जी का। बता दीजिए। तो यार ह्यूमन बॉडी किसका एग्जाम्पल है? ओपन सिस्टम का। एनर्जी तो हमारी कम ज्यादा होती ही रहती है, ये तो आप जानते ही हो। कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है। और हमारा वेट भी कम ज्यादा होता रहता है, इसका मतलब क्या है? मास का भी एक्सचेंज है। आपकी स्वेटिंग होती है। अब एक और, अरे नहीं, एक और, आज THD 3 दूंगा। अब ये मैचिंग है, बताओ। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। सिस्टम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। नाइदर मास नॉर एनर्जी एक्सचेंज, ओनली मास एक्सचेंज। स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच अंडरगो इन्वेस्टिगेशन। मास और एनर्जी बोथ एक्सचेंज। इसमें से कौन सा मैच सही है? ए का P, डी का S, बी का S, और डी का P। बताइए इसमें से कौन सा मैच सही है? बताओ भाई, कोई मैच सही है कि नहीं? ये एक मैचिंग है। आंसर बताएं सब लोग, और अच्छे से बताएंगे। कोई भी बच्चा उल्टा सीधा बताया तो बहुत मारा जाएगा। कोई भी बच्चा उल्टा सीधा बताया तो बहुत मारा जाएगा। अब जरा देखो यार बच्चों, यदि हम सिस्टम की बात करें तो भाई सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जो ये स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच अंडरगो इन्वेस्टिगेशन। सिस्टम की डिफिनीशन क्या है? स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का वो स्पेसिफाई पोर्शन जिसकी कोई प्रॉपर्टी आप काउंट करते हो, जिसकी कोई वैल्यू आप डिस्कस करते हो। तो सिस्टम तो आर है, सिस्टम तो मैच आर से होगा, है कि नहीं? सिस्टम का मैच आर से होगा। अब बात है सिस्टम में मास और एनर्जी बोथ ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम तो तीन तरह के हैं ना, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। तो ये ए का परफेक्ट आंसर सिर्फ आर है, ए का ऐसा आंसर थोड़ी हो सकता है। भाई ऐसा भी तो सिस्टम है आपके पास जिसमें ना मास ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ऐसा भी सिस्टम है जिसमें दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसा भी सिस्टम है ना? तो ए का आंसर आर होगा, ए का आंसर एस होगा, ए का आंसर पी होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम हमारा मेन टर्म हो गया। अब ये सब तो सिस्टम के अंदर है ना। यदि कोई ओपन सिस्टम है तो वो सिस्टम तो है ही है, यदि वो क्लोज सिस्टम है तो सिस्टम तो है ही है, यदि वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो सिस्टम तो है ही है कि नहीं? ये तो जनरल टर्म है ना। तो ए का मैच आर भी है, ए का मैच एस भी है, ए का मैच पी भी है, और ए का मैच क्यू भी है, सॉरी क्यू भी है। तो ए का मैच सभी है। ए का मैच यदि आर है तो भी सही है, ए का मैच पी है तो भी सही है, ए का मैच एस है तो भी सही है, ए का मैच क्यू है तो भी सही है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ही तो है। ये वाला सिस्टम कौन है? ओपन सिस्टम है। ये सिस्टम की डिफिनीशन है, ओनली मास एक्सचेंज। अच्छा, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है, सॉरी, ए का मैच क्यू नहीं हो सकता, इस तरह का तो कोई सिस्टम होता ही नहीं है ना। और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ए का मैच आर है जैसे तो सही है, ए का मैच पी है तो सही है, ए का मैच, है ना, ए का मैच आर है तो सही है, ए का मैच पी है
तो सही है, ए कम एच एस है तो सही है। पहला बात समझ गए। अब दूसरा हो, अब स्पेसिफाई आ गया। ओपन सिस्टम कौन है, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो, तो बी का मैच, सॉरी बी का मैच क्या है, एस। बी का मैच क्या होगा, एस, सिर्फ एस। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफाई है। अच्छा, अब सी का मैच क्या होगा, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मैच ही नहीं है, चेक कर लो। क्लोज सिस्टम में होता है ओनली एनर्जी ट्रांसफर, तो इसका तो कोई मैच नहीं है। डी का आइसोलेटेड सिस्टम, पी। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, नाइदर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफर। अब देखो ऐसा कोई है इसमें, ए का मैच पी है, बी का मैच एस है, ए का मैच पी है और बी का मैच एस है, बी का मैच एस, डी का मैच पी, ये परफेक्ट आंसर है। सी का मैच, डी का मैच है पी, तो ये गलत हो गया। अब देखो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ए का पी और बी का एस, ये सही है। तो सबसे परफेक्ट आंसर सी है, सबसे परफेक्ट आंसर सी है। मगर ए की भी पॉसिबिलिटी है, ए भी आंसर ठीक है। तो जिन्होंने सी लगाया है उनको भी नंबर मिलेंगे, जिन्होंने ए लगाया है उनको भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसके दो आंसर पॉसिबल है। जिन्होंने सी आंसर लगाया है उनका भी सही माना जाएगा, जिन्होंने ए लगाया है उनका भी सही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने सी लगाया है उनको भी नंबर मिलेंगे और जिन बच्चों ने ए लगाया है उनको भी नंबर मिलेंगे। तीन में से किसके कितने सही हैं जल्दी बताओ, फिर क्लास स्टार्ट करें। तीन में से किसके कितने सही हैं जल्दी बताओ, फिर क्लास स्टार्ट करें, फिर क्लास स्टार्ट करें। तीन में से किसके कितने सही हैं, यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, यस, बहुत सही, बहुत सही, यस 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 यस। चलो भाई, अब लास्ट क्लास का टेस्ट खत्म हुआ, अब हम चलते हैं आज की हेडिंग पे। आज की हेडिंग है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट हेडिंग है और बड़ी हेडिंग है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे कुछ देर तक इसके एग्जाम्पल की, तो पहले मैं इस हेडिंग को पढ़ाता हूं। क्या होता है इंटेंसिव, क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी हैं जो सिस्टम के पास होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सिस्टम हूं, अब मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, मेरे पास मास है, मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास टेम्परेचर है, मेरे पास प्रेशर है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे पास एनर्जी है ना। अब इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो मास पर डिपेंड करती होंगी, बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो मास पर डिपेंड नहीं करती होंगी। तो किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी, फिर से सुनो, किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है, मतलब मास चेंज करोगे तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दोज फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ सिस्टम इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो गौर सुनो, जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती हैं उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या डिफिनीशन सबको समझ में आई। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती हैं उनको एक्सटेंसिव बोलते हैं, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती उनको इंटेंसिव बोलते हैं। डिफिनीशन लिखने में, those physical property which is depend upon mass of system is known as extensive property. Those physical property which does not depend upon mass of system is intensive property. तो पहले तो देखो डिफिनीशन, और डिफिनीशन सभी बच्चों को आती भी है। An extensive property of a system depend upon
सिस्टम साइज और अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब अमाउंट ऑफ सिस्टम। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पे, साइज पे डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज वन दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंस या मास ऑफ द सिस्टम। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको इंटेंसिव बोलते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? बात नहीं करो, पहले ये बताओ, क्योंकि देखो डिफिनीशन सबको आती है, इजी है, इसमें ऐसी डिफिनीशन में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं कि किसी बच्चे को टेंशन हो। भाई जो मास पे डिपेंड करती है एक्सटेंसिव, जो नहीं करती है इंटेंसिव। प्रॉब्लम इसके एप्लीकेशन में है। आप कैसे पहचानोगे कि ये मास पे डिपेंड कर रही है, कैसे पहचानोगे ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही है? थ्योरी तो इसकी बहुत इजी है, मगर इसका एप्लीकेशन टफ है पहचानना, और लिखने को कहीं आता नहीं है। लिखने को कहीं आता नहीं है। आता क्या है? आता है इसके एप्लीकेशन, कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है ना? सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव। तो आपको इनके एप्लीकेशन पकड़ना बहुत टफ है, तो वो मैं समझाता हूं कैसे पकड़े जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो सीएसडी, ये तो डिफिनीशन है। अब मैं डिफिनीशन से थोड़ा ऊपर उठ के आपको सीएसडी बताता हूं, मतलब कॉन्सेप्ट बताता हूं कि किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये चीज आप पकड़ोगे। ठीक है, तो मैं सीएसडी में लिखता हूं, मैं सीएसडी में लिखता हूं, और फिर इसके खूब सारे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पेपर में आती है, और आप देखते जाइएगा, जहां आपको दिक्कत आए मेरे को बताइएगा, और वैसे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी थर्मोडायनेमिक्स एक अलग लेवल पे कर दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब देखो बच्चों, सीएचडी पहला पॉइंट क्या है जरा समझो। पहले मैंने बताया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, तो बताओ भाई, सबसे पहले डिफिनीशन लिख दो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ सारे बच्चे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बताओ। दोनों की डिफिनीशन बताइए। तो देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिपेंड अपॉन मास ऑफ सिस्टम, डिपेंड अपॉन मास ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम के मास पर डिपेंड करती है उनको हम एक्सटेंसिव कहते हैं, और जो नहीं करती हैं उनको इंटेंसिव कहते हैं। डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या ये दिक्कत सही है? अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ोगे, गौर सुनिएगा सारे बच्चे। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आप कैसे पकड़ोगे। देखो, ये एक सिस्टम है, जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, ये देखो। अब मैंने क्या किया, सिस्टम को बाई पार्ट किया। बाई पार्ट का मतलब होता है कई पार्टों में ब्रेक करना। वो पार्ट आपके 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो, सिस्टम को मैंने कई पार्ट में ब्रेक कर दिया, ऐसे। सिस्टम को मैंने क्या किया, कई पार्ट में ब्रेक कर दिया, ऐसे। ये देखो, अब यदि मैंने सिस्टम को कई पार्ट में ब्रेक कर दिया तो हमारा सिस्टम ऐसे हो गया। ये देखो बच्चों, अब मैं इसको बना रहा हूं, ये वाला पार्ट ऐसे ब्रेक हो गया। अब हमारा सिस्टम कई पार्ट में टूट गया। ये देखो, अब हमारा सिस्टम क्या हुआ, कई पार्ट में टूट गया। ये ऐसे है ना?
ये देखिए ऐसे हमारा सिस्टम कई पार्ट में टूट गया। ठीक है, अब गौर से देखिए, यदि सिस्टम को हम बाई पार्ट करते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं, ये देखो कई पार्ट में टूट गया, तो गौर सुनना, यदि सिस्टम को बाई पार्ट करने से, बाई पार्ट करने से है ना, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाए। यदि सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, हो जाए, तो वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी, वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी, होगी। और यदि ना चेंज हो, यदि ना चेंज हो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सॉरी बच्चों, तो प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी, तो प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी। अब जरा बात को समझो, अब मैं क्या कह रहा हूं, आपने क्या किया, सिस्टम को कई पार्ट में ब्रेक कर दिया, और सिस्टम को कई पार्ट में ब्रेक करने पर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो एक्सटेंसिव बोल दो। और आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो आप उसको इंटेंसिव बोलोगे। क्या आप फिर से समझो, जैसे ये मान लो पेन सिस्टम है, अब इसको मैं कैंची से कई पार्ट में काट दूं, और जिस प्रॉपर्टी को आप इंटेंसिव एक्सटेंसिव बोलना चाहते हो, काटने से वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो उसका नाम एक्सटेंसिव रखो, और ना चेंज हो तो इंटेंसिव रखो। बच्चों ने कहा सर कैसे, थोड़ा एग्जाम्पल दो। तो देखो मैं अब एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब मैं एग्जाम्पल पे आता हूं, है ना। जैसे आप लोगों को एक आइडिया लगे कि हाँ सर यार एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जरा समझो, एग्जाम्पल, है ना। मैं एग्जाम्पल इधर ही से लिख रहा हूं, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि इसके एग्जाम्पल इसी के नीचे एग्जाम्पल, ठीक है, मास। अब जरा देखो, ये पेन, गौर सुनिएगा, ये पेन 10 ग्राम का है, अब इसको मैं कई पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, तो क्या हर पार्ट 10 ग्राम का रहेगा? अब हर पार्ट का मास अलग अलग हो जाएगा। अभी पूरा ये सिस्टम है, अब मैं इस सिस्टम को कई पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो बहुत सारे सिस्टम हो गए, तो क्या हर सिस्टम 10 ग्राम का ही रहेगा? अलग अलग ग्राम का आएगा ना। तो इसका मतलब यदि हम सिस्टम को बाई पार्ट कर रहे हैं तो वो वैल्यू चेंज हो रही है, मास चेंज हो जाएगा, और मास चेंज हो गया तो एक्सटेंसिव। भाई बताओ, मैं 72 किलो का हूं, अब इस सिस्टम को बाई पार्ट कर दो, मेरा हाथ निकाला उधर रख दिया, ये हाथ निकाला उधर रख दिया, तो अभी भी मैं 72 किलो का रहूंगा, कम हो जाऊंगा। तो इसका मतलब सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज हो रही है, और वैल्यू चेंज हो रही है तो क्या है, एक्सटेंसिव। सही है, समझ में आ रहा है? अच्छा, बच्चों ने कहा सर आ रहा है, मास क्या है, एक्सटेंसिव। अब बताओ लेंथ, लेंथ अभी ये मान लो, अभी ये 10 सेंटीमीटर का है, अब इसको बाई पार्ट कर दूंगा तो ये 10 ही सेंटीमीटर का रहेगा। बोलो बच्चों,
अभी ये 10 सेंटीमीटर का है, इसको बाई पार्ट कर दूंगा तो ये 10 ही सेंटीमीटर का रहेगा। नहीं, तो फिर इसको क्या बोलोगे, लेंथ को क्या बोलोगे, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव, नहीं हो रही है तो इंटेंसिव। तो लेंथ को क्या बोलोगे बताओ, सब लोग बताओ, लेंथ को क्या बोलोगे, एक्सटेंसिव। क्यों? क्योंकि बाई पार्ट करने से वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव। अच्छा, वैल्यूम, वैल्यूम बताओ। वैल्यूम जो होता है एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। जब लेंथ चेंज हो रही है तो वैल्यूम अपने आप चेंज होगा। वैल्यूम भी क्या होगा, एक्सटेंसिव, है कि नहीं? वैल्यूम भी क्या होगा, एक्सटेंसिव। मान लो पेन से ना समझ में आ रहा हो तो मेरे से समझ लो। मैं सिस्टम हूं, मेरा हाथ खोल के इधर रख दिया, ये हाथ खोल के इधर रख दिया, ये टांग खोली उधर रख दी, ये टांग खोली उधर रख दी। अब मैं एक छोटे से बैग के अंदर घुस जाऊंगा, अभी नहीं घुस रहा था, तो इसका मतलब सिस्टम को बाई पार्ट करने से उसका वैल्यूम चेंज हो रहा है। सिस्टम को बाई पार्ट करने से उसका वैल्यूम चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यूम कैसा टर्म है, एक्सटेंसिव। वैल्यूम कैसा टर्म है, एक्सटेंसिव, है ना भाई? बताते रहो, गड़बड़ मत करना, बताते जाइए। ठीक है, एरिया, एरिया कैसा टर्म है, एक्सटेंसिव। क्यों? सिस्टम को बाई पार्ट करोगे तो लेंथ और विड्थ में कोई तो चीज चेंज होगी। एरिया एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है। अब यदि मैं इसको बाई पार्ट करूंगा तो या तो इसकी एल चेंज होगी या इसकी बी चेंज होगी, क्योंकि लेंथ क्या है, एक्सटेंसिव है। अरे बेटा ध्यान, अभी मैं वहां पहुंचूंगा तब बताऊंगा, अभी इसी को बताऊंगा, डेंसिटी एंसिटी सब बताऊंगा, मगर स्टेप बाय स्टेप। मैं तो सब जानता हूं, कुछ भी बता दूंगा, मगर हमें तुम्हें पढ़ाना है, समझाना है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। क्लियर है? क्लियर है। अब जरा कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं, मतलब और एग्जाम्पल देते हैं, मतलब और एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, देखिए इतने एग्जाम्पल हुए, हाँ। अब आप और एग्जाम्पल दो, समझना। किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा। क्या? एग्जाम्पल, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव होती है। कैसे? अभी ये भी समझाता हूं। जैसे किसी ने कहा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। किसी ने कहा काइनेटिक एनर्जी, कि भाई पोटेंशियल एनर्जी बताओ किसका एग्जाम्पल है, काइनेटिक एनर्जी किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला, ये भी एनर्जी के टाइप है जो मैं लिखने जा रहा हूं। किसी ने कहा इंटरनल एनर्जी, फिर मैं एक साथ अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। किसी ने कहा गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब देखो एनर्जी है। किसी ने कहा इंथैल्पी, इंथैल्पी भी एक एनर्जी का टाइप है। किसी ने कहा हीट ऑफ रिएक्शन। देखो किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव होती है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ, हाफ एम बी स्क्वायर। मास, फार्मूले में मास आ रहा है, सिस्टम को बाई पार्ट करोगे तो मास चेंज होगा, मास चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताओ, एम जी एच। मास चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, है। तो किसी भी तरह की एनर्जी पूछी जाए तो हमेशा एक्सटेंसिव,
क्योंकि किसी भी तरह की एनर्जी मास से रिलेटेड होती है, मास से रिलेटेड होती ही है। आप अमाउंट ज्यादा डालोगे तो एनर्जी निकलेगी ज्यादा, अमाउंट कम डालोगे एनर्जी कम निकलेगी। तो हीट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, अमाउंट पर डिपेंड कर रही है ना। तो देखो इतना दिमाग में रखना कि हर तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी हो, चाहे वो इंथैल्पी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी हो। इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी की डिटेल नीमो अभी आगे पढ़ाई जाएगी इसी चैप्टर में। इंथैल्पी भी एक एनर्जी है, बस अभी ये समझ लो, इंथैल्पी भी एक एनर्जी है, अभी ये समझ लो। जब मैं वहां डिटेल पढ़ाऊंगा तो वहां इंटेंसिव एक्सटेंसिव फिर से लिखूंगा, मगर अभी इसकी डिफिनीशन यहां पढ़ा दूंगा तो वहां क्या पढ़ाऊंगा, है ना। और इसकी डिफिनीशन छोटी मोटी नहीं है, काफी कुछ चीजें हैं इसके अंदर, तो वहां पे पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। तो पहला दिमाग में बैठा लो, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है, ठीक है। आप उसको क्या करोगे, बाई पार्ट करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि हर तरह की एनर्जी मास से रिलेटेड है। हाफ एम बी स्क्वायर, एम जी एच, सब मास से रिलेटेड है। मास चेंज तो वैल्यू चेंज, और बाई पार्ट करने से मास चेंज हो जाता है, क्योंकि मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा इसके एग्जांपल देता हूं, अब जरा इसके एग्जांपल पे आओ, ठीक है। देखो टेम्परेचर, अब थोड़ा इसके एग्जांपल पे आते हैं। टेम्परेचर देखो, इसका ये एक सिस्टम है, ठीक। अब इसको मैंने बाई पार्ट कर दिया, तो हर पार्ट का टेम्परेचर जो पहले था वही रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा, वही रहेगा। भाई मैं हूं, मेरा तुमने हाथ खोला इधर रख दिया, ये हाथ खोला इधर रख दिया, अभी इस जगह का टेम्परेचर मान लो 26 डिग्री है, ये हाथ खोल के इधर रख दोगे, ये हाथ खोल के इधर रख दोगे, तब भी मेरा टेम्परेचर 26 ही रहेगा। तो इसका मतलब सिस्टम को बाई पार्ट कर रहे हो, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। सिस्टम को बाई पार्ट कर रहे हो, टेम्परेचर, सॉरी, सिस्टम को बाई पार्ट कर रहे हो, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टेम्परेचर इंटेंसिव है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिस्टम को बाई पार्ट करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना, नहीं होती है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं जो आपको याद रखना है, गौर से देखो जरा, नोट, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। क्या, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। क्या होता है बच्चों, इंटेंसिव होता है, होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। हाँ आ रहा हूं बेटा, परेशान ना हो, अर्जुन आ रहा हूं। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव होगा। तो अब जैसे गौर से इस बात को समझो, अब इस एग्जांपल, ये जो मैंने रूल लिखा है इसको ध्यान रखना, मैं इसको सीएसडी में भी लिख रहा हूं, मैं इसको सीएसडी में भी लिख रहा हूं, जैसे आपको ध्यान रहे। देखो नेक्स्ट पॉइंट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव, इंटेंसिव, वो क्या होगा, वो आपका इंटेंसिव होगा। दो
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इनका रेशियो जो आएगा वो इंटेंसिव होगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अब कैसे होगा, इस चीज को मैं करके दिखाता हूं, सारे बच्चे गौर से समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बताता हूं। अच्छा, कभी कभी ना इसको मैथमेटिकल लिख दिया जाता है। मैथमेटिकल का मतलब जैसे मैंने ये लिखा, कहीं कहीं वो ऐसा लिख देते हैं, ये x एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, y एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये उनका रेशियो तो बना। x और y एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उनका रेशियो ही तो बना, है ना, उनका रेशियो ही तो बना ये। तो वो कभी कभी ऐसा लिख देते हैं, तो बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा करके दिखाता हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रूल लगेगा इंटेंसिव के केस में, ये रूल सबसे ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, डेंसिटी, डेंसिटी कैसी है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव, तो इनका रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव। तो डेंसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। चाहो तो आप ऐसे समझ लो, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है इसलिए इंटेंसिव है। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी इसकी डेंसिटी मान लो 1.5 ग्राम पर ml है, इसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml है, ठीक है। इसकी डेंसिटी नहीं, थोड़ा और अच्छा करते हैं। पानी की बोतल नहीं है क्या आज, एक मिनट है, हाँ एक मिनट, है ना, और अच्छा करते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा और अच्छा देते हैं। देखो ये पानी है, इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml। अब इसमें जो पानी है वो सिस्टम है। अब मैं सिस्टम को बाई पार्ट कर रहा हूं, कुछ पानी मैंने निकाल के यहां डाल दिया, ये देखो, ये तो दिख रहा है ना, डाल दिया है ये। अब पानी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसकी डेंसिटी बताओ, 1 ग्राम पर ml, इसकी डेंसिटी बताओ 1 ग्राम पर ml। तो इसका मतलब सिस्टम को बाई पार्ट किया, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। मगर यदि पहले पानी 500 ग्राम था और कुछ पानी निकाल दिया, तो अब ये 500 ग्राम तो नहीं है, इससे कम हो गया। पहले पानी आधा लीटर था, कुछ पानी निकाल दिया, तो अब ये आधा लीटर तो नहीं है, उससे कम हो गया। तो मास वॉल्यूम ये दोनों एक्सटेंसिव हैं, क्योंकि कम हो रहा है। क्या डेंसिटी कम हो रही है, नहीं। पहले भी 1 ग्राम पर ml थी, और 2 पार्ट में, 10 पार्ट में, 20 पार्ट में डिवाइड कर दो तब भी 1 ग्राम पर ml है। तो डेंसिटी क्या है, एक्सटेंसिव है। चाहो तो आप ऐसे चेक कर लो, जनरल फार्मूला जो हमने पढ़ाया है, जनरल कॉन्सेप्ट, कि सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज ना हो तो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, सॉरी, सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज ना हो तो इंटेंसिव। अब गौर से समझो, इसको फिर डाल देता हूं, हाँ। अभी इसका कंसंट्रेशन, कुछ ना कुछ पानी का कंसंट्रेशन है। अभी पानी का कंसंट्रेशन 55.55 मोलरिटी है। इसकी मोलरिटी कितनी, 55.55। गौर सुनना, अभी इसका कुछ कंसंट्रेशन है। अब मैंने इसको बाई पार्ट कर दिया, देखो ये देखो बाई पार्ट हो गया। अब बताओ, अब कंसंट्रेशन चेंज हुआ, कंसंट्रेशन चेंज होगा, गाढ़ापन चेंज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन भी क्या है, इंटेंसिव है। कंसंट्रेशन भी क्या है, इंटेंसिव। क्यों, यदि आप बाई पार्ट करो पानी को, यदि 1 गिलास पानी को हम 4 कप में रख दें तो क्या गाढ़ापन चेंज हो जाएगा। 1 गिलास दूध को हम 4 कप दूध में कन्वर्ट कर दें तो क्या गाढ़ापन बढ़ जाएगा। 1 कप चाय को हम 4 छोटे छोटे कप में कन्वर्ट कर दें तो क्या गाढ़ापन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सिस्टम खाली कर देता हूं।
नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? इंटेंसिव। अब देखो, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन, ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी तरह का बच्चों कंसंट्रेशन, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन इंटेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है। क्योंकि वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है। आप चेक कर लो, मैंने एग्जाम्पल भी देके दिखा दिया, मगर आप चाहो तो थ्योरेटिकली चेक कर सकते हो। देखो, कोई भी कंसंट्रेशन लिखो, हम कह रहे हैं मास परसेंटेज लिखो, तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास क्या है? एक्सटेंसिव। मास क्या है? एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है इंटेंसिव। पीपीएम, पीपीबी, ये भी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9। तो ये भी तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। आप इनको देख लो, मोलरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल क्या है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। देखो रेशियो, ये क्या है? रेशियो। मोल क्या है? एक्सटेंसिव। यदि सिस्टम को बाई पार्ट कर दोगे तो मोल भी चेंज हो जाएंगे ना। जैसे ये देखो, ये जो मार्कर है हमारा, ये मान लो 10 मोल कार्बन से मिलके बना है। ये मार्कर 10 मोल कार्बन से मिलके बना है। अब मैं इसको बाई पार्ट कर दूं तो बताओ, वैल्यू चेंज हो जाएगी? हर पार्ट 10 मोल ही रहेगा? अलग अलग हो जाएगा ना। तो मोल भी क्या है? एक्सटेंसिव है। मोल क्या है? एक्सटेंसिव है कि नहीं? बताओ, चेंज हो जाएगी। अभी ये 10 मोल से मिलके बना है, अब मैं इसको 25 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो हर पार्ट की वैल्यू 10 मोल थोड़ी रहेगी, अलग अलग हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है? एक्सटेंसिव। तो देखो, सिस्टम को जितने भी तरह के कंसंट्रेशन है वो सब के सब इंटेंसिव होते हैं। जितने भी तरह के कंसंट्रेशन है वो सब के सब इंटेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होते हैं। क्योंकि वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होते हैं। अब गौर से सुनिए, डरना नहीं, डरना नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझते जाओ। देखो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। अब गौर से समझना, आप मुझे एटॉमिक मास बताओ, आप मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओ। ये क्या है? ये आपके इंटेंसिव है। मास एक्सटेंसिव है, मोल एक्सटेंसिव है, मगर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास की डिफिनीशन होती है मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल का मतलब हुआ मास डिवाइडेड बाय मोल। मॉलिक्यूलर मास की डिफिनीशन होती है मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1 मोल। अब देखो, ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो बन गया, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो बन गया, ये देखो, और यही है। तो ध्यान रखना, मास हमारा, मास हमारा एक्सटेंसिव है, मोल हमारा एक्सटेंसिव है, मगर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इंटेंसिव है। क्योंकि एटॉमिक मास की डिफिनीशन है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मोलर मास की डिफिनीशन क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटम। और एटॉमिक मास की डिफिनीशन क्या है? मास ऑफ सिंगल एटम। तो भी वो क्या है? इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि मास डिवाइडेड बाय नंबर, नंबर क्या है? एक्सटेंसिव। गौर सुनिए, जैसे इसको चेक करना, डरना नहीं, इसको चेक करो। ये 10 लाख कार्बन से मिलके बना है,
ये 10 लाख कार्बन से मिलके बना है। अब मैं इसको बाई पार्ट कर दूं तो हर एक में 10 लाख रहेंगे? बताओ, नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएंगे। तो नंबर क्या है? नंबर क्या है? एक्सटेंसिव है। मगर मास डिवाइडेड बाय नंबर, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया। मैं चाहो तो डिफिनीशन लिख दूं। एटॉमिक मास की डिफिनीशन क्या होती है? देखो, एटॉमिक मास की डिफिनीशन क्या होती है? पीछे पढ़ा के आए हो, मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम, सिंगल एटम। अब मास ऑफ सिंगल एटम का मतलब क्या हुआ? मास डिवाइडेड बाय नंबर, तभी तो एक एटम का नंबर आएगा भाई, तभी तो एक एटम का नंबर आएगा। ये क्या है? एक्सटेंसिव। ये क्या है? एक्सटेंसिव। रेशियो हो गया, सिंगल एटम का मास, मास डिवाइडेड बाय नंबर। तो गौर से सुनिए, किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में पर ग्राम, पर नंबर, पर मोल, पर वॉल्यूम लग गया तो वो अपने आप इंटेंसिव हो जाएगी, क्योंकि वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो जाएगा। जैसे जैसे जरा समझना, सॉरी, जैसे मास एक्सटेंसिव है, मास ऑफ 1 मोल इंटेंसिव है। फिर से समझो, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल में हम जब चाहेंगे तब फंसाएंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल हाईली कॉन्सेप्चुअल है। देखो, मास ऑफ 1 मोल, ये क्या है? ये हुआ जाके मास डिवाइडेड बाय मोल, तो ये है एक्सटेंसिव, ये है एक्सटेंसिव। तो ये मास ऑफ 1 मोल क्या हो गया? इंटेंसिव। मास एक्सटेंसिव है, मोल एक्सटेंसिव है, मगर जब किसी में पर ग्राम, पर मोल, पर नंबर लग जाए तो ध्यान रखना वो अपने आप इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे किसी ने लिख दिया एनर्जी पर ग्राम, तो ये इंटेंसिव हो गया। क्यों? क्योंकि आपने दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बना दी, एनर्जी पर मोल है, तो ये क्या हो गए? इंटेंसिव हो गए। क्यों? क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो हो गए, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो हो गए। तो जब किसी में पर लग जाए तो समझ लेना वो इंटेंसिव हो गया। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस इंटेंसिव, पर मोल ऑफ गैस इंटेंसिव, है ना? मास एक्सटेंसिव, मास ऑफ 1 मोल इंटेंसिव, इंटेंसिव। तो जैसे ही किसी में पर लग जाएगा वो इंटेंसिव है, या दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझने होंगे, नहीं तो हम फंसेंगे। अच्छा, अब जरा और समझो, मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब बताइए। अब बताओ, बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। यदि पानी को मैं 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो क्या बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा? बताइए। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, यदि मैं पानी को 4-5 पार्ट में डिवाइड करूं क्या बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा? नहीं, इंटेंसिव है। क्या मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा? नहीं, इंटेंसिव है। एक कप पानी का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक ड्रम पानी का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब इंटेंसिव है। अच्छा, अब मैं खतरनाक पूछने जा रहा हूं, आप बताओ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये बताओ क्या है? ये क्या है?
इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? बताओ सब लोग। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मैंने जब डिफिनीशन बताई थी तो मैंने क्या पढ़ाया था? वेपर प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान है, लिक्विड सोल्यूशन की पहला लेक्चर। वेपर प्रेशर की वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करती एक्सेप्ट टेम्परेचर, ना अमाउंट पे, ना साइज ऑफ लिक्विड पे, ना मालिक कंटेनर के साइज पे, ना उसके वॉल्यूम पे, किसी पे नहीं। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। यदि आप मास को चेंज करोगे तब भी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड चेंज नहीं होता है, ध्यान है ना सबको? तो वेपर प्रेशर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितने भी तरह के कांस्टेंट हैं, जैसे के डब्ल्यू, के ए, के बी, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, है ना, के सी, के पी, और जितने भी हैं ये सब इंटेंसिव है, ये सब इंटेंसिव है। ये रिएक्शन के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, ये रिएक्शन के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, ये रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करते हैं, अमाउंट पर थोड़ी करते हैं। के ए, के बी, के सी, ये जितने भी कांस्टेंट बोले जाए आपको, कोई बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये सब इंटेंसिव है, सब इंटेंसिव है, सब इंटेंसिव है। अच्छा देखो, अब बताओ फोर्स, फोर्स क्या है? एक्सटेंसिव। फोर्स इक्वल टू होता है ये, मास पर डिपेंड करता है। तो फोर्स क्या है? एक्सटेंसिव है कि नहीं? फोर्स क्या है? एक्सटेंसिव, ठीक है। अच्छा, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी क्या है? अब देखो थोड़ी सी फिजिक्स इन्वॉल्व है, क्योंकि विस्कोसिटी की डेफिनेशन केमिस्ट्री में नहीं है, केमिस्ट्री में विस्कोसिटी का कोई यूज नहीं है। केमिस्ट्री में विस्कोसिटी का कोई यूज नहीं है, सिर्फ फिजिक्स में है। तो विस्कोसिटी क्या है? इंटेंसिव। क्यों? वो होती है टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एल, है ना, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एल, टी बाई एल, टी बाई एल, वो फोर्स अपॉन एल है, लेयर ऑफ टू लिक्विड। तो विस्कोसिटी क्या है? इंटेंसिव है। तो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफिनीशन पे और फार्मूले पे फोकस रखना होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हो? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सिस्टम को बाई पार्ट करने से, सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज हो रही हो तो एक्सटेंसिव, ना चेंज हो रही हो तो इंटेंसिव, ठीक है। और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। अब लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट, लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट जरा गौर सुनो, फिर हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल तो अभी भी कर रहे थे, मतलब एज ए क्वेश्चन, एज ए क्वेश्चन। अब देखो जरा गौर सुनिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नॉट एडिटिव इन नेचर, इन नेचर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है? देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप जोड़ नहीं सकते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप जोड़ नहीं सकते हो, ना घटा सकते हो, ना तो जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ घटा सकते हो सकता है ये बात अभी आपको थ्योरेटिकली वर्बली ना समझ में आ रही हो, थोड़ा मैं करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है, सब लोग समझ लो अच्छे से। ये एक रॉड है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है बच्चों, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, ठीक है। अब मैंने इसको बाई पार्ट कर दिया, अब मैंने इसको क्या किया, बाई पार्ट कर दिया। ये देखो मैंने इसको बाई पार्ट कर दिया, ये लो यहां से ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया तो ये ऐसे बन गया, देखिए ऐसे। ये देखिए डरना नहीं। अब ये हमारा 8 सेंटीमीटर रहा और ये हमारा 2 सेंटीमीटर रहा। अब इसकी डेंसिटी कितनी रही, 1 ग्राम पर ml। क्यों, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो बाई पार्ट करने से क्या चेंज होगी, नहीं होगी। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव, क्या बाई पार्ट करने से चेंज होगी, नहीं होगी, होगी नहीं। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या ये चीज मिल रही है। आप यदि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ोगे तो देखो रिजल्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जोड़ो 8 2 10। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ो, 1 और 1 2, यहां कितनी है 1। क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जब डिवाइड नहीं होती है तो ऐड भी तो नहीं होगी भाई, जब बटी ही नहीं उसकी वैल्यू तो कभी चेंज ही नहीं हुई ना, तो वो ऐड क्यों होगा, पहले भी एक थी अभी भी एक है। तो ऐसा नहीं होगा कि इंटेंसिव को रिजल्ट में, क्यों, कभी डिवाइड ही नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की नहीं होती है, उनकी वैल्यू को आप ऐड नहीं करोगे ना सब्ट्रैक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि वो कभी डिवाइड ही नहीं हुई है। देख लो डेंसिटी अभी भी 1 थी, अभी भी 1 है, अभी भी 1 है, लेंथ डिवाइड हो गई है, चेंज हो गई है, इसलिए लेंथ एडिटिव प्रॉपर्टी है। और ये क्या है, एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा और घटाया जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की नहीं होती है, इनको जोड़ और घटा नहीं सकते। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ दूं, x एंड y आर टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, x and y are two extensive property, correct the select the correct option, x upon y is a intensive, x plus y is a correct, ठीक है। तो x plus y is a correct, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक्सटेंसिव हैं तो इनको जोड़ा जा सकता है। तो ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट है, मैं इसको लिख देता हूं, अभी इन सब पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी तो मैं वर्बल बता रहा हूं। अगला पॉइंट समझो, नेक्स्ट पॉइंट है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट एडिटिव in nature but extensive properties additive in nature, ध्यान रखिएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड कर सकते हैं, क्लियर है। मैं साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनवाता चल रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों जरा हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे थोड़ा सा आपको आइडिया हो। ये देखो, अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दो,
सेलेक्ट द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन गिवन एग्जांपल। एक टेबल बनी है इंटेंसिव, बताओ अमाउंट कैसा है, अमाउंट कैसा है, अमाउंट इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव, मोल एक्सटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव। दो डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव, क्यों, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। अच्छा, हीट और वर्क अभी भूल जाओ, इसको अभी मत बताओ, ये 2 बार लिख गए हैं, इसको सॉरी इसको अभी छोड़ दो, मैं अभी पढ़ाऊंगा, इसको छोड़ दो मैं पढ़ाऊंगा, इसको छोड़ दो मैं पढ़ाऊंगा। फोर्स बताओ, फोर्स बताओ, फोर्स बताओ, फोर्स क्या है भाई, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी बताइए, इंटेंसिव, मास परसेंटेज, मास बाय मास इंटेंसिव, मास परसेंटेज इंटेंसिव, है ना। किसी भी तरह का कंसंट्रेशन, मास ऑफ 1 मोल इंटेंसिव, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन इंटेंसिव है। मोलरिटी इंटेंसिव, मास बाय मास इंटेंसिव, मास परसेंटेज इंटेंसिव, मोलरिटी इंटेंसिव, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटेंसिव, मास ऑफ 1 मोल। अब मास ऑफ 1 मोल क्या हुआ, मास डिवाइडेड बाय मोल हो गया, मास डिवाइडेड बाय मोल हो गया है, मास डिवाइडेड बाय मोल हो गया। जिनको मैं कह रहा हूं अभी मैं पढ़ाऊंगा उनको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ भाई वो क्या है। अब ये बताओ, इनको बताइए, ये क्या है इंटेंसिव और ये क्या है एक्सटेंसिव, बताओ भाई, बताओ सब लोग। टेम्परेचर इंटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, गिव एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी क्या है एक्सटेंसिव, गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव। एक मिनट, नहीं नहीं ये क्या हो गया, साइन गलत लग गया। सबसे पहले प्रेशर है, प्रेशर, प्रेशर इंटेंसिव, किसी को प्रेशर ना समझ में आए तो मैं लिख देता हूं F/A। ये देखो एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, दो एक्सटेंसिव का रेशियो है इंटेंसिव। टेम्परेचर इंटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है। अच्छा देखो, गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल, अब मोल लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एनर्जी डिवाइडेड बाय मोल। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव हो गया। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी पर मोल इंटेंसिव, क्यों, यहां पर भी देखो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, हीट कैपेसिटी अभी मैं पढ़ाऊंगा, मोलर हीट कैपेसिटी मैं पढ़ाऊंगा, ये बच्चों मैं अभी पढ़ाऊंगा, जब इनकी डिफिनीशन पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा, जब मैं इनकी डिफिनीशन पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा। क्यों, क्योंकि यार ऐसे क्या है, बहुत सारी डिफिनीशन यहीं पढ़ानी पड़ेंगी, तो फिर वहां क्या पढ़ाऊंगा। तो मैंने कुछ इनको जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। आपको आता है तो बात अच्छी है, नहीं तो ये हेडिंग धीरे धीरे इंप्रूव होगी। बहुत सारी डिफिनीशन अभी आप नहीं बता पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको उनकी डिफिनीशन नहीं पता है, कॉन्सेप्ट सारे पता है, मास पर डिपेंड कर रहा है तो एक्सटेंसिव, नहीं कर रहा है तो इंटेंसिव। ठीक है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है तो इंटेंसिव, मगर आपको इनकी डिफिनीशन नहीं पता है, कॉन्सेप्ट तो पता है। तो अभी मैं इनको पढ़ाऊंगा, अभी इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि पढ़ाया है नहीं, मैं आंसर लिख दूंगा तो फायदा क्या, मैं आंसर लिख दूंगा तो फायदा क्या है ना। तो उस समय लिखेंगे हम लोग, इसको बताओ, सारे लोग आंसर दें। हीट कैपेसिटी मैं पढ़ाऊंगा बेटा,
मैं पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो, है ना। इसका आंसर कुछ हेडिंग टाइम के साथ आएंगी। विच इज द इंटेंसिव, देखो टेम्परेचर इंटेंसिव है, डेंसिटी इंटेंसिव है, विस्कोसिटी इंटेंसिव है, ऑल ऑल यस यस। आंसर दो। विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, भाई ये तो कंसंट्रेशन है, इंटेंसिव हो गया। ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, इंटेंसिव हो गया। ये इंटेंसिव हो गया। इंटरनल एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव, है कि नहीं। यस, जल्दी जल्दी आंसर देते रहो। बहुत सही। नीरज, मनु, भाई सब लोग समझ तो पा रहे हो ना। मस्त माहौल है, मस्त चल रहा है। यदि मस्त चल रहा है तो एक बार नीला पीला काला हरा कर दो। यदि मस्त चल रहा है तो एक बार जरा नीला पीला काला हरा कर दो। अब जिद भी तो बहुत करते हो, मानते का हो। जिद भी तो बहुत करते हो, मानते का हो। कहोगे फिर क्वेश्चन करेंगे। चलो जिद्दी बच्चों, आंसर बताओ। विच इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव, प्रेशर कैसा है, इंटेंसिव। क्यों, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का रेशियो। पीएच इंटेंसिव, क्या पीएच चेंज होता है, पानी का पीएच 7 है। अब पानी को 4-6 पार्ट में डिवाइड कर दो तो पीएच 7 ही तो रहता है। क्या पीएच चेंज होगा, नहीं, है ना। यदि सिस्टम को बाई पार्ट करोगे तो पीएच नहीं चेंज होगा, है ना। अच्छा, एनर्जी पर मोल इंटेंसिव, किसी भी तरह की एनर्जी में पर मोल पर ग्राम लगा दोगे तो इंटेंसिव। इंथैल्पी एक्सटेंसिव, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव होती है। ये करो। एक और क्वेश्चन मेरे बच्चों कर लो, जब आप कह रहे हो तो। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, intensive properties are additive in nature, ratio of two extensive property are intensive, all correct। बताओ कौन कौन करेक्ट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर, करेक्ट है, ट्रू। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की नहीं होती है, फॉल्स। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव, ट्रू। ऑल करेक्ट, फॉल्स। तो आंसर क्या है, ए और सी। आंसर क्या है, ए और सी, या 1 और 3, है कि नहीं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की नहीं होती, अभी पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है। अब देखिए, अब आप कह रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, एक्स एंड वाई आर टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी which relation is correct for x and y। A, x plus y, b, x minus y, c, ठीक है, c x upon y is intensive, extensive। D, all incorrect।
बताओ भाई, एक्स और वाई दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप जोड़ सकते हो? एक्स और वाई क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्या इनको जोड़ सकते हैं? नहीं। क्या इनको घटा सकते हैं? नहीं। अब दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एक्सटेंसिव होता है, ऐसा कोई मैंने पढ़ाया? ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया? नहीं। ऑल इनकरेक्ट, ऑल इनकरेक्ट। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए आपको, 1 2 3 4 5, और ये पूरी टेबल करा दी, 5 चाहे जितने क्वेश्चन मान लो, और एक टेबल आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, ये वाली, ये आप होमवर्क में करें। अच्छा चलो यहीं पे कर लो, सारे बच्चे इसको यहीं पे करें, इंटेंसिव, इस टेबल को यहीं पे भरो। आप सोच रहे होगे कि सर यार आप 50-60 एग्जाम्पल क्यों करा रहे हो? आप सोच रहे होगे कि 50-60 एग्जाम्पल क्यों करा रहे हो? क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं नीट की प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो जो जहां से ज्यादा आता है, जहां आप फंस सकते हो, वहां पर हम ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। आपने देखा मैंने सिस्टम पढ़ाया और टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ाया, 3-4 क्वेश्चन कराए, और 3-4 क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछ लिए, मतलब टोटल 7-8 क्वेश्चन कराए। बुकों में उसके 0 क्वेश्चन होते हैं, मगर हर चीज के मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको पता है। मगर वो उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो 6-7 ही कराए। 3-4 कल करा दिए थे, 3-4 आज मैंने टेस्ट के फॉर्म में पूछ लिए। इसके मैं 70-80 क्वेश्चन करा चुका हूं अभी तक, और कल टेस्ट भी लूंगा टीएसडी। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा, और आने के बाद बच्चों के फंसने के चांस ज्यादा होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इस वजह से ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं। अच्छा, कुछ डिफिनीशन इसमें से आपको आती होंगी, कुछ नहीं आती होंगी। जो डिफिनीशन नहीं आती है वो टाइम के साथ आती जाएंगी। जब मैं डिफिनीशन पढ़ाता जाऊंगा तो मैं लिखाता जाऊंगा कि ये इंटेंसिव क्यों है, एक्सटेंसिव क्यों है, ध्यान रखिएगा। जो डिफिनीशन आपको अभी नहीं आती है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उनको लिखाता जाऊंगा कि ये इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। मगर सारी डिफिनीशन आज ही पढ़ाऊंगा तो ये कल, अभी 2-3 दिन यही हेडिंग चलेगी। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सबको पता होता है, F/L होता है, फिजिक्स में ध्यान है। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या है? F/L, टेंजेंशियल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर। तो फोर्स क्या है? एक्सटेंसिव, एल क्या है? एक्सटेंसिव, उसका रेशियो क्या हुआ? इंटेंसिव। तो सरफेस टेंशन कैसा होगा? इंटेंसिव। पीएच इंटेंसिव। अब सेल पोटेंशियल देखो, अब जैसे सेल पोटेंशियल की अभी डिफिनीशन नहीं पता है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये क्या होगा। सेल पोटेंशियल इंटेंसिव होता है, क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। आप मुझे बताओ एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव। अच्छा चार्ज क्या है? चार्ज एक्सटेंसिव। यदि इस पूरे मार्कर पे, यदि इस पूरे मार्कर पे 1 कूलाम का चार्ज है और इसको मैं 30-35 पार्ट में तोड़ दूंगा, तो क्या हर पार्ट पे 1 कूलाम का चार्ज होगा? यस या नो बताओ। इस पूरे मार्कर पे 1 कूलाम का चार्ज है, यदि मैं इसको 30-35 पार्ट में ऐसे ऐसे कट कर करके रख दूंगा, तो क्या सब पर 1-1 कूलाम का चार्ज होगा? नहीं। चार्ज एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सब पर अलग अलग चार्ज आएगा। तो अब बताओ जरा, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज क्या होगा? एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज क्या होगा? तो ये क्या आ जाएगा? इंटेंसिव आ जाएगा। आ जाएगा। अब गौर से देखना, डेल्टा जी इक्वल टू होता है एन एफ ई सेल। ये देखो, तो ई सेल इक्वल टू क्या हुआ? डेल्टा जी अपॉन एन एफ। इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ये क्या है? सेल पोटेंशियल।
तो किसी भी तरह का पोटेंशियल इंटेंसिव होता है। क्यों? ये क्या है? एनर्जी, इसको बोलते हो गिब्स फ्री एनर्जी। और ये बच्चों क्या है? चार्ज। फराडे क्या होता है? यदि आप देखो, फराडे की यूनिट है चार्ज। एक फराडे होता है ये 96500 कूलाम, मतलब ये चार्ज है, ये चार्ज है। तो एनर्जी पर चार्ज, एनर्जी पर चार्ज क्या हो गई? इंटेंसिव। क्यों? ये क्या है? इंटेंसिव। ये क्या है? इंटेंसिव। तो इनका रेशियो क्या हुआ? इंटेंसिव। इनका रेशियो क्या हुआ? इंटेंसिव। तो किसी भी तरह का पोटेंशियल, किसी भी तरह का पोटेंशियल इंटेंसिव है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्सटेंसिव। किसी भी तरह की हीट एक्सटेंसिव। अब देखो, इंथैल्पी पर मोल आ गया तो एनर्जी पर मोल इंटेंसिव। इंट्रोपी, अभी देखो इंट्रोपी पढ़ाई नहीं है, इसको छोड़ दो। एरिया लेंथ एक्सटेंसिव। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इंटेंसिव, विस्कोसिटी इंटेंसिव। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अमाउंट पर थोड़ी डिपेंड करता है। अब आप 1 लीटर पानी ले या 10 लीटर पानी ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही होगा। क्यों चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। अब देखो, कुछ प्रॉपर्टी जैसे अभी मैंने नहीं बताई आपको, इंट्रोपी नहीं बताई, देखो मैं इसका आंसर बता सकता हूं, मगर आंसर समझाना भी होता है, तो इसको मैं जब इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहां लिखा दूंगा। जैसे मैंने इनको नहीं बताया है, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जब मैं वहां पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है? तो आप ये मत परेशान होइएगा कि सर ने बताया नहीं यार, यार सर ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, है ना। अब गौर से समझो, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, हीट एंड वर्क आर नॉट intensive and nor extensive property. Both are boundary property. जरा देखो, जो हीट है, जो वर्क है, वो ना तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक अलग तरह की प्रॉपर्टी है जिनको बाउंड्री प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो बच्चों ने कहा इसका क्या मतलब है और ये क्या है, तो मैं इसको समझाता हूं। देखो मैं इसको समझाता हूं, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये टफ पॉइंट है, जनरली बच्चों को नहीं आता है। तो पहले मैं सीएचडी पे लिख दूं, है ना, पहले मैं सीएचडी पे लिख दूं, फिर मैं बात करता हूं। हीट एंड वर्क इज बाउंड्री प्रॉपर्टी, बाउंड्री प्रॉपर्टी, not intensive and nor extensive। ना तो ये एक्सटेंसिव है ना ये इंटेंसिव है, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी है। कैसे, इसको बताता हूं। टाइम कितना हो गया? बच्चा कह रहा है छुट्टी कर दो, एक बार मुझे बताना टाइम कितना हुआ है, टाइम बताना जरा, एक बार मैं देखूं क्या, मेरा मोबाइल कहाँ है। अभी तो 10 मिनट है यार, ये बस खत्म कर दूं, है ना, बस ये
खत्म कर दूं, ये वाला पॉइंट खत्म कर दूं तो ये पूरी हेडिंग खत्म हो जाएगी। अब बस मेरी बात को गौर से सुनिएगा, हाँ, मुझे बस 3 मिनट दो। देखो ये एक सिस्टम है, गौर से देखिए, और ये सराउंडिंग है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, हाँ। अब वर्क और हीट देखो क्या होता है। आप सबको पता है कि वर्क और हीट जो होते हैं एनर्जी के टाइप है। आपने पढ़ा है कि वर्क और हीट एनर्जी के टाइप है। मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। जैसे ये सिस्टम है, इसकी एनर्जी ये है। अब इस एनर्जी को सराउंडिंग तक ले जाना है, इस एनर्जी को सराउंडिंग तक ले जाना है। तो अब ये कैसे जाएगी, तो गौर से सुनो। एनर्जी जो है उसको बहुत घमंड है, बहुत घमंडी होती है यार। वो खुद चलती नहीं है, वो कहती मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर एनर्जी को ले कौन जाए? क्योंकि वर्क और हीट एनर्जी के टाइप बोले जाते हैं। तो ये टाइप का मतलब क्या होता है मैं सिखाता हूं आज आपको। एनर्जी को बहुत घमंड है कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह। तो लोगों ने कहा यार ये तो रहता फैला रहा है, ये तो जाएगा ही नहीं, तो फिर कैसे जाए? तो जैसे ही एनर्जी सिस्टम के बाहर निकलती है, क्योंकि वो तो खुद तो जाएगी नहीं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क और हीट में, या तो वर्क में या हीट में या दोनों में। और ये ट्रेवल करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं। अब ये सराउंडिंग है, ये ट्रेवल करते हैं, गौर सुनना, ये ट्रेवल करते हैं। और जैसे ही इसकी बाउंड्री के अंदर घुसे ये कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। जैसे ही इसकी बाउंड्री के अंदर घुसे ये कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। एनर्जी ट्रेवल ही नहीं करती है, एनर्जी जैसे ही बाउंड्री से बाहर निकली कन्वर्ट हो गई वर्क या हीट में। और ये ट्रेवल करते हैं, और ट्रेवल करके जैसे ही सराउंडिंग में घुसेंगे कन्वर्ट हो जाएंगे एनर्जी में, कन्वर्ट हो जाएंगे एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल अब आप बताना, मैं अपने कमरे में पढ़ा रहा हूं, मेरी साउंड वेव है। आपको पता है साउंड वेव बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती है, बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती। अब मैं यार यहां पढ़ा रहा हूं, कोई बच्चा बिहार में बैठा है, कोई बच्चा पश्चिम बंगाल में, कोई महाराष्ट्र में, कोई यूपी में, ठीक है, कोई आसाम में, कोई अपना अफगानिस्तान में है, कोई यूएस में है, कनाडा में है, ये सारे बच्चे भी यहां पढ़ते हैं, नेपाल में है। इनको मेरी आवाज जा कैसे रही है, तुम्हारे पास तक मेरी आवाज आ कैसे रही है? जबकि साउंड वेव ट्रेवल ही नहीं करती। मेरी आवाज तो मेरे घर में अभी नहीं जा रही होगी, इस रूम के बाहर जो लोग बैठे होंगे हो सकता है उनको मेरी आवाज ना आ रही, तो तुम्हारे पास तक कैसे जा रही है? तो जैसे आवाज है, तो आवाज को आप एनर्जी से चेंज कर दो। अब आवाज कैसे जाती है? फोन पे बात करते हो तो आवाज कैसे जाती है? तुम तो अपना रजैया ओढ़ के, चद्दर ओढ़ के धीरे धीरे बात करते हो ना, ईलू एंड टीलू एंड पीलू, ऐसे ही तो बात करते हो। हाँ हाँ भाई, क्या है, आज बंक मारना है क्या कोचिंग का? अच्छा, बंक मार के कहाँ चलेंगे? क्रिकेट खेलने चलेंगे बंक मार के। ठीक है, बंक मार के मूवी देखने चलेंगे। ये इतनी धीरी आवाज तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे घर से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है उसको आवाज आ कैसे रही है? तो कैसे आती है, गौर से समझना। आपने एक साउंड वेव मोबाइल को दी, मोबाइल ने उस साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दिया। आपने साउंड वेव मोबाइल को दी, मोबाइल ने उस साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है टावर टू टावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है। अब आपके दोस्त के पास का जो टावर है वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंची, उस टावर से आपके दोस्त के मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंची। अब मोबाइल में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंच गई फिर वो कन्वर्ट हो गई साउंड वेव में और आपको आवाज सुनाई दी। तो क्या साउंड वेव ने ट्रेवल किया? नहीं, ट्रेवल किसने किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने किया। तो बस साउंड वेव एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गए वर्क और हीट। तो मान लो ये मोबाइल हम लोग सिस्टम है, तो हमने जो एनर्जी दी
मतलब जो साउंड वेव दी वो कन्वर्ट हुई हीट और वर्क में, और वो बेचारे दौड़ लगाते हैं, और दौड़ लगा के जब आपके दोस्त के पास पहुंचे, मतलब सराउंडिंग के पास पहुंचे, तो वो तुरंत कन्वर्ट हो गए एनर्जी में, और लोगों ने कहा सिस्टम से सराउंडिंग को एनर्जी मिल गई। जैसे तुम्हारे दोस्त ने कहा हाँ भाई कल पक्का बंक मारेंगे, वो केमिस्ट्री वाला है ना सर्वेश दीक्षित, वो बहुत मारता है, काम ना करके ले जाओ तुम, तो कल उसकी क्लास का बंक मार देते, बवाली खत्म। बात समझ पाए? तो इसी तरह से सिस्टम से सराउंडिंग तक और सराउंडिंग से सिस्टम तक एनर्जी को ले जाने का काम कराते हैं वर्क और हीट। तो ये सिस्टम में स्टोर ही नहीं होते, तो जब सिस्टम में स्टोर ही नहीं होते तो ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कैसे हो सकते हैं? ये तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। ये क्या है? ये दोनों ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं। और एक बाउंड्री पे डेवलप हुए और दूसरी बाउंड्री पे जाके खत्म हो जाते हैं। एक बाउंड्री पे डेवलप हुए, दूसरी बाउंड्री पे जाके खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें बाउंड्री प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी वजह से इन्हें बाउंड्री प्रॉपर्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बाउंड्री पे वो डेवलप होते हैं, एक बाउंड्री पे डेवलप हुए और दूसरी बाउंड्री पे जाके खत्म हो जाते हैं, और दूसरी बाउंड्री पर जाकर, है ना, और दूसरी मतलब सेकंड बाउंड्री पर खत्म हो जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, किस पे? एनर्जी में। ये देखो, इसीलिए इनका नाम बाउंड्री प्रॉपर्टी रखा जाता है। इसीलिए इनका नाम क्या रखा जाता है? बाउंड्री प्रॉपर्टी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि वर्क और हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होंगे, और एनर्जी घमंडी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? वर्क और हीट ले जाते हैं। उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? वर्क और हीट ले जाते हैं। वर्क और हीट ले जाते हैं। उसके एग्जाम्पल को मैंने समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया, मोबाइल वाला। क्या ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? इंटेंसिव एक्सटेंसिव पूरी तरह से समझ गए हो? मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, बहुत कराया। आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ नोटबुक को रिवाइज करके कल फिर आना है। कोई डीपीपी नहीं लगानी है, क्योंकि अभी पहली डीपीपी का सिलेबस नहीं खत्म हुआ है। सारे बच्चे जो आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करके कल आएंगे, और जो कल पढ़ाया था उसको भी रिवाइज करेंगे। जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रही है मेरी सभी बच्चों से हिदायत है, ठीक है? नहीं तो मार खा जाओगे। मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, मैं खूब तुम्हें सुनाऊंगा। जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रही है डेली नोटबुक रिवाइज करोगे, डेली नोटबुक रिवाइज करोगे। हर चैप्टर को पढ़ने का तरीका अलग होता है, ध्यान रखना। मैं आपको तरीका बताता जाऊंगा, मगर वो करना भाई आपको ही है, करना भाई आपको ही है मेरे बेटे, ठीक है? आप कल फिर अच्छे से नोटबुक रिवाइज करके 8:30 बजे क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। आप ये काम डेली करते रहोगे तो जब तक थर्मोडायनेमिक्स खत्म होगी वो सारे छोटे छोटे टर्म, उनकी मीनिंग, उनके कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। ध्यान रखना, चैप्टर लेंदी और बड़ा है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टर्म है, और कमी यही होती है कि बच्चे उन टर्म को भूल जाते हैं। कुछ कमी ये है कि उनको एक्सप्लेन करना टफ होता है, तो वो एक्सप्लेन की टेंशन ना लो, वो मेरी जिम्मेदारी है, मगर उनको याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो कैसे याद रख सकते हो बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है बच्चों? बाय बाय।